साथियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम तुलनात्मक शासन व राजनीति जो बीए द्वितीय वर्ष का पेपर है उसमें व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका जो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसमें से जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में व्यवस्थापिका कितने प्रकार की अलग अलग देशों में पाई जाती है और एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिकाएं हैं वो उनका क्या व्यवस्था है, किस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्था की जो अच्छाइयाँ हैं और उसके दोष क्या है, साथ ही साथ जो व्यवस्थापिका में जो पतन हमें देखने को मिलता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो व्यवस्थापिका, इसके प्रकार व व्यवस्थापिका का किस प्रकार आजकल पतन हुआ है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम देखते हैं व्यवस्थापिका के कार्य, व्यवस्थापिका के काम क्या है। वैसे तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, बीए प्रथम वर्ष में भी एक चैप्टर यह आता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्या है। तो व्यवस्थापिका वो होती है जो कानून बनाती है। तो उसके अलावा कानून बनाने से लेकर के और दूसरे क्या क्या उसके काम है, सर्वप्रथम उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। व्यवस्थापिका के कार्य, तो पहला जो काम नज़र आता है हमें वो है कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो जो व्यवस्थापिका का मूल जो काम है वो है कानून निर्माण करना। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका उसकी वैधता को जांचने का काम करती है। तो जो भी किसी भी राज्य में कानून बनाया जाता है वो कानून का जो बनाने का काम है, जो विधायी संबंधी शक्तियां हैं वो व्यवस्थापिका में निहित होती है। ये विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और जो कानून बनाने का काम है वो केवल और केवल व्यवस्थापिका के हस्ते ही होता है और इसी का काम है कानून का निर्माण करना। दूसरा, वित्तीय कार्य। संसद की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही किसी प्रकार के धन का व्यय किया जा सकता है। तो वित्त संबंधी जो राज्य की शक्तियां हैं वो सारी की सारी सरकार में जो व्यवस्थापिका है वही देखती है। तो वित्त विधेयक को पास करने का काम जो है वो व्यवस्थापिका के अंदर ही पेश किया जाता है और उसको पास किया जाता है। तो वित्तीय शक्तियां भी इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरी, प्रशासन संबंधी कार्य। जो प्रशासन संबंधी कार्यों का अर्थ है यहाँ पे जो कार्यपालिका में किस प्रकार वो नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका से उससे प्रश्न पूछना, उस पर वाद विवाद करना सरकार के कामकाज पे और उसको नियंत्रण में रखना, ये सारे जो काम हैं वो प्रशासन संबंधी काम है। सरकार में प्रशासन अर्थात कार्यपालिका में किस प्रकार उसका हस्तक्षेप रहता है, किस प्रकार उसका जो नियंत्रण रहता है वो है प्रशासन संबंधी कार्य। चौथा आता है इसका न्यायिक कार्य। व्यवस्थापिका में न्यायिक कार्यों को हम देखें तो अलग अलग देशों की जो व्यवस्थापिका है उसकी न्यायिक शक्तियां जो है वो अलग अलग पाई जाती हैं। भारत और अमेरिका में हम देखें तो इसमें न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति व्यवस्थापिका को प्रदत्त है। साथ ही साथ न्यायाधीशों को उनकी संख्या जो है उसको निर्धारण करने का जो अधिकार है वो भी व्यवस्थापिका को है और न्यायाधीशों की जो आयु संबंधी या वेतन भत्तों से संबंधित जो विवाद है या जो डिसीजन लेने हैं वो भी इसी पर निर्भर करता है, व्यवस्थापिका पर। और वहीं बात करें ब्रिटेन की जो संसद है व्यवस्थापिका है तो वहाँ पे उसका जो एक सदन है लॉर्ड सभा वो एक न्यायालय की भांति काम भी करता है।
तो न्यायिक शक्तियाँ उसमें निहित है। तो न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। अगला देखें तो निर्वाचन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका कानून निर्माण के साथ साथ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो राज्यों के विधानमंडलों के साथ में मिलकर के व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अन्य कार्यों में देखें तो संविधान संशोधन, जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वो अधिकतर देशों के अंदर व्यवस्थापिका में ही निहित है। जिसमें भारत हो या बात करें ब्रिटेन की, तो वहाँ पे संसद को या व्यवस्थापिका को इस संबंध में बहुत अधिक शक्तियाँ उनको प्राप्त है। संविधान में संशोधन अगर करना है तो वो संसद ही कर सकती है। साथ ही साथ अनुमोदन संबंधी शक्तियाँ भी है। सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न प्रस्तावों पर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। जिस प्रकार वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी घोषणाएं की जाती है तो उसका अनुमोदन, या नई नियुक्तियां जो की जाती है उसका सीनेट द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। तो ये अन्य कार्यों में आता है। तो यह है व्यवस्थापन, जो व्यवस्थापिका है उसके कार्य या उसकी शक्तियाँ। अब देखते हैं व्यवस्थापिका का संगठन क्या है। जैसा शुरू में मैंने बताया कि एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक दो प्रकार की व्यवस्थापिकाएं प्रचलन में है। सबसे पहले देखते हैं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि व्यवस्थापिका में द्वितीय सदनों का अस्तित्व अनावश्यक। वो कहता है कि दूसरे सदन की आवश्यकता ही नहीं है। व्यवस्थापन विभाग में दो सदनों का रहना ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी में दोनों छोर पर दो घोड़े जोत दिए जाए और दोनों घोड़े अपनी अपनी तरफ गाड़ी को खींचे। तो दो सदनों का होना बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना है कि अनावश्यक है। और भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे भी विभिन्न राज्यों में विधानमंडल में जो दूसरा सदन है उसको बनाने और उसको पुनः हटाने के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रस्ताव आते रहते हैं। उस पर विवाद चलता रहता है कि दूसरा सदन रहना चाहिए या उसको नहीं रहना चाहिए। तो बेंजामिन के शब्दों में हम कहें तो ये दो सदन एक ही गाड़ी के दोनों छोरों पे अगर दो घोड़े हम जोत दें और दोनों अपनी अपनी दिशा में गाड़ी को खींचे तो गाड़ी आगे चलना बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाएगी। उसी प्रकार देश का आगे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दो सदनों की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। एक ही सदन से काम चल सकता है। दो सदन होंगे तो दोनों अलग अलग दिशा में देश को ले जाएंगे और वो खुद भी उलझे हुए रहेंगे, साथ ही साथ वो राज्य का भी प्रोग्रेस वहाँ पे नहीं होगा। आज यूनान, एस्टोनिया, युगोस्लाविया आदि यूरोपीय देशों में एक सदनात्मक व्यवस्था है। तो अब इसके लाभ या इसकी हानियाँ देखें तो आगे जब हम द्विसदनात्मक व्यवस्था के उसकी अच्छाइयाँ और उसके दोष देखेंगे तो वो स्वतः ही जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो इसके दोष हो जाएंगे और जो उसके दोष हैं वो इसकी अच्छाइयाँ हो जाएगी। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यह प्रणाली ऐतिहासिक विकास और संयोग का परिणाम है। यह ब्रिटिश संवैधानिक विकास की देन है। तो ऐतिहासिक विकास और संयोग ऐसा हुआ कि जिससे कि संसार में दो सदन बनने शुरू हो गए। शुरुआत होती है इंग्लैंड की संसद से। इंग्लैंड की संसद जो सबसे अधिक प्राचीन भी है, संयोग से वो द्विसदनात्मक हो गई। तो ये मात्र एक संयोग हुआ और इंग्लैंड में जो दुनिया की सबसे प्राचीन संसद है वो दो सदनात्मक हो गई। तो वो उसमें दूसरा सदन हुआ तो ज़्यादातर देश उनमें जो कि लोकतंत्र की स्थापना इंग्लैंड के बाद ही हुई है तो उन सभी में उसी का अनुसरण किया गया और ज़्यादातर देशों में आज हम देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो ऐतिहासिक विकास और संयोग का परिणाम है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। विलोबी जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि यदि ब्रिटिश संसद
द्विसदनात्मक ना होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक ना होते। तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश संसद है उसी का दुनिया भर में अनुसरण किया गया, सबसे प्राचीन संसद है वो। तो वो अगर द्विसदनात्मक ना होती तो शायद संसार के अधिकतर जो है आजकल विधानमंडल वो द्विसदनात्मक ना होते। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा का आधार जहाँ वंश परंपरा है, वहीं इटली, जापान और कनाडा में द्वितीय सदन के सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो सरकार के द्वारा ही मनोनीत होने हैं, तो उसमें सरकार की ही चलेगी। तो वहाँ पे जो द्विसदन है, दूसरा सदन है, उसका कोई ज़्यादा वहाँ पे रोल रहता नहीं। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा पोलैंड में इनका चयन जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, और भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा दूसरे सदन जो यहाँ की राज्यसभा है उसका निर्वाचन किया जाता है। तो यह है दूसरे सदन, जहाँ पे दुनिया में दूसरा सदन स्थापित है और किस प्रकार उसका जो है चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। अब देखते हैं द्विसदनात्मक पद्धति के गुण क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई दूसरे सदन की। द्विसदनात्मक पद्धति स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता को रोकती है। जे.एस. मिल जो विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि दूसरे सदन के अभाव में एक सदन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो जाता है। तो पहला सदन निरंकुश हो सकता है, उसकी स्वेच्छाचारिता, उसकी जो है वो अपनी ही इच्छा पूरे देश पर, पूरे देश के नागरिकों पर थोपने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है कि एक दूसरा सदन हो जो पहले सदन की मनमानी पर रोक लगाने का काम करें। तो स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता को रोकने का काम करते हैं, और बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है ये बात। दूसरा, कानून निर्माण में जल्दबाजी और उतावलेपन को रोककर उन पर सुधारात्मक प्रभाव डालती है। जो कानून का निर्माण किया जाता है, हो सकता है कई बार ऐसा हो एक ही सदन जो है पहला सदन हो और उसी में सरकार का जो कि बहुमत होता है, तो वो जल्दबाजी में, उतावलेपन में कोई कानून लेकर के आए और वो हो सकता है राष्ट्र के लिए वो हानिकारक हो। तो दूसरा सदन जो है उस उतावलेपन या जल्दबाजी को रोकने का काम करता है, और उसमें अगर उसमें सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर पुनः जब विचार करें तो हो सकता है उसमें सरकार को वो बात समझ में आ जाए कि ये हम जल्दबाजी में ला रहे थे। तो इस संदर्भ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ का भी एक प्रसंग आता है कि वहाँ पे भी जब संसद के दोनों सदनों के निर्माण की बात हो रही थी तब ये बात कही गई वहाँ पे कि जिस प्रकार वहाँ पे उदाहरण दिया गया कि चाय को हम अगर उसको सीधे ही परोस दिया जाए कप के माध्यम से तो वो गर्म होगी, तो उसमें जलने का खतरा रहता है मुंह के, और उसको हम प्लेट में ठंडा करके पिए तो उससे वो सही रहता है। तो इसी प्रकार वो ठंडा करने का काम जो है वो दूसरा सदन वहाँ पे करता है, उतावलेपन और जल्दबाजी को रोकने का काम करता है। तीसरा जो है इसका गुण वो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि संप्रभु का केंद्रीयकरण किसी एक अंग या सभा के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से भी देखें तो संप्रभुता का केंद्रीयकरण जो होता है एक अंग में वो नहीं होना चाहिए। ये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के हक में नहीं है, उसके प्रतिकूल है। इसलिए दो सदनों का होना प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है। चौथा, कार्य संचालन में योगदान। एक सदन के पास में काम ज़्यादा हो गया तो दूसरा सदन वहाँ पे उसमें काम में सहायता कर सकता है, कार्य संचालन में वो योगदान दे सकता है। पांचवा, सभी विशिष्ट वर्गों के हितों और स्वार्थों का प्रतिनिधित्व। दूसरे सदन में जैसे भारत में देखें तो विशिष्ट वर्गों का भी उसमें मनोनयन किया जाता है, तो विशिष्ट वर्गों या ऐसे जो हित समूह है उसके लोगों को भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व देने का इसमें स्कोप रहता है। छठा, पुनरावलोकन का कार्य, जो दूसरा बिंदु था जल्दबाजी और उतावलेपन को रोकना, उसी के तहत यह है पुनरावलोकन, यानी पुनः अवलोकन करने का उनको एक मौका
मिल जाता है। अगर त्रुटिपूर्ण ढंग से अगर कानून बना है तो उसमें सुधार करने की वहाँ पे गुंजाइश बन जाती है। और सातवां, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि राज्यों को भी संसद के अंदर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो दूसरा सदन जो है वो राज्यों का सदन कहलाता है, इसीलिए इसको राज्यसभा भी कहते हैं। तो राज्यों का उसमें प्राय बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है अमेरिका में तो, लेकिन भारत इसका अपवाद है, यहाँ पे बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है दूसरा सदन। तो ये थे द्विसदनात्मक पद्धति के गुण। अब देखते हैं इसके दोष, क्या कमियां हमें नजर आती है द्विसदनात्मक व्यवस्था के। पहला, यह प्रणाली संप्रभुता की जो एकलवादी धारणा है उसके विपरीत है। जॉन ऑस्टिन को देखें या हॉब्स को, जिन्होंने संप्रभुता की विश्लेषण किया है, उसमें संप्रभुता के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि संप्रभु सदैव उसमें उसका विभाजन करना संभव ही नहीं है। संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। तो संप्रभुता उसका कभी भी खंडन नहीं हो सकता है, वो एकात्मक रूप में ही रहती है। किसी भी विषय पर एक ही लोकमत होता है। प्रजातंत्र में सार्वभौमिकता जनता में निहित होती है, जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका द्वारा होता है। तो जो पहला सदन होता है, उसी सदन के अंदर, जैसे भारत में लोकसभा है तो जनता की भावनाएं उसी में निहित होती है और जनता का जो है उसमें प्रतिनिधित्व रहता है। तो उसी को हक है कि वो फैसला लें। और ये संप्रभुता की धारणा के भी वही बात पक्ष में है कि उसी को सारी पावर व्यवस्थापिका की दे दी जानी चाहिए। दूसरा, उत्तरदायित्व का विभाजन। उत्तरदायित्व का इसमें विभाजन हो जाता है। दोनों ही सदन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि ये काम करने की जिम्मेदारी इस सदन को है और दूसरा सदन उससे बचने की कोशिश करता है। तो उत्तरदायित्व का इसमें विभाजन हो जाता है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का काम होने लगता है। तीसरा देखें तो धन का अपव्यय। धन का इसमें अपव्यय है। जहाँ एक ही सदन से काम चल सकता है वहाँ दूसरे सदन को वहाँ पे लाने से इतने लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको वेतन आदि देने पड़ते हैं। तो धन का एक प्रकार से हम देखें तो वो अपव्यय होता है। चौथा, गत्या अवरोध। इसमें दोनों सदनों में अलग अलग दलों का बहुमत होने के कारण वहाँ पे वो दलीय प्रतिबद्धता से बंधे रहते हैं, जिस कारण कोई भी कानून अगर संसद में पेश होता है तो दोनों सदनों में अलग अलग मत उसके दिखाई देते हैं, जिससे कि काम रुकता है, जबकि उसे देश को नुकसान होने की आशंका रहती है। पांचवा, सदस्यों का जो मनोनयन है वो प्रजातंत्र की धारणा के विरुद्ध है। तो सदस्यों को जहाँ प्रजातंत्र में ये भावना रहती है कि उनका निर्वाचन जनता द्वारा होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो देखें हम या तो वंशानुगत तौर पे इनका चयन होता है या मनोनयन किया जाता है। तो ये जो मनोनयन की प्रथा है वो प्रजातंत्र के विरुद्ध है। तो ये थे द्विसदनात्मक पद्धति के गुण और दोष। अब देखते हैं व्यवस्थापिका के पतन के कारण। व्यवस्थापिका के पतन के क्या कारण है? आज जहाँ ऐसा लगता है कि व्यवस्थापिका के सारे काम जो है वो कार्यपालिका ने अपने नियंत्रण में ले लिए गए हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, वो क्या ऐसे कारण है? देखिए, लॉर्ड ब्राइस जो है वो लिखते हैं अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कि व्यवस्थापिका उनके पतन के कारणों के बारे में उन्होंने अपने उसमें विचार प्रस्तुत किए हैं लॉर्ड ब्राइस ने। और क्या कारण है वो आगे देख रहे हैं हम। मॉडर्न डेमोक्रेसीज उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने व्यवस्थापिका के पतन की सर्वप्रथम बात की थी। इसी प्रकार केसी वेयर जो विचारक है उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ लगातार कम हुई। तो वही कारण है मुख्य तौर पे कि कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ रही है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम हुई। कौन कौन से ऐसे कारण हैं वो देखते हैं हम। पहला है कार्यपालिका शक्तियों में असीम वृद्धि। कार्यपालिका की शक्तियों में लगातार या बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण ही व्यवस्थापिका का पतन हुआ। उसका रोल जो है, उसकी भूमिका जो है वो धीरे धीरे कम हो रही। जैसे आज देखें भारत के संदर्भ में
कार्यपालिका का ही व्यवस्थापिका में बहुमत रहता है, तो वो अपनी मर्जी से कानून बनाने की बात हो या वित्तीय काम हो या संविधान में संशोधन संबंधी काम हो, सारे ही कार्यपालिका अपनी मर्जी के अनुसार ही वहाँ पे करवाती है। तो कार्यपालिका की शक्तियों में इसमें असीम वृद्धियाँ होगी। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन। जो प्रदत्त व्यवस्थापन है, इस पे कई बार छोटे प्रश्न आते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? तो प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ होता है कि व्यवस्थापिका के पास में काम की अधिकता के कारण या उनके नॉलेज में कमी के कारण वो अपने जो काम होता है वो कार्यपालिका को या दूसरी संस्थाओं को दे देते हैं करने के लिए कि आप जो है ये कार्य कीजिए। तो धीरे धीरे सारा जो है काम वो व्यवस्थापिका से निकल कर दूसरी संस्थाओं के पास में चला जाता है। तो इसको कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। तो इसके कारण भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई। तीसरा है संचार साधनों के कारण। संचार के साधनों के कारण आज कार्यपालिका जो है सीधे तौर पे आम जनता से जुड़ जाती है और वो जनता से किस प्रकार के वादे करते हैं कि हम जो आपके लिए ये नया कानून बनाएंगे, तो उसमें व्यवस्थापिका का रोल जो है वो कम हो जाता है और कार्यपालिका ही जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं हम आपके लिए ये नई योजना लेके आएंगे, संविधान में आपके ये संशोधन कर देंगे और आपके लिए जो है हम इस बार बजट में ये प्रावधान करेंगे। तो उसकी जो शक्तियाँ हैं व्यवस्थापिका की, वो कार्यपालिका में संचार के साधनों के कारण भी जाती हुई नजर आती है। इसी प्रकार दबाव गुटों व हित समूहों का जो विकास हुआ है, आज हम देखें अधिकतर देशों में दबाव गुट या हित समूह जो है वो सरकार को नियंत्रित करते हैं, अपने अपने हिसाब से वो फैसले करवाते हैं। तो इसमें कार्यपालिका और दबाव गुट जो है मिलकर के व्यवस्थापिका के जो शक्तियां हैं, उसके कार्य हैं, उसको अपने हिस्से कर लेते हैं वो। तो इससे भी व्यवस्थापिका का पतन हुआ है। पांचवा देखें परामर्शदात्री समितियां, विशेषज्ञ समितियों का विकास। कोई भी काम हो तो उसके लिए जो परामर्शदात्री समितियां बनती हैं, वो समितियां ही फिर व्यवस्थापिका की शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेती है और सारी शक्तियां उस समितियों के अंदर में आ जाती है। तो वही वो परामर्शदात्री समितियां या विशेषज्ञ जो समितियां हैं वो फिर फैसले लेने का काम करते हैं। तो इनसे भी व्यवस्थापिका में उसकी शक्तियों में कमी आई। अगला है युद्ध व संकट की स्थिति। आज युद्ध व संकट जैसी स्थिति में पूरा राष्ट्र जो है वो एकजुट हो जाता है, तो वहाँ पे जो है कार्यपालिका का पूरे राष्ट्र द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा समर्थन करना आवश्यक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को ही संपूर्ण शक्तियाँ सौंप दी जाती है और वो अपनी मनमर्जी के कानून वहाँ पे बना सकती है। आपातकाल जैसी घोषणा की बात हो अगर, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में जो है बहुत अधिक वृद्धियाँ हो गई। तो युद्ध व संकट की स्थिति में कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने से व्यवस्थापिका का पतन हुआ है। वैदेशिक संबंधों की बात हो तो कार्यपालिका ही, वो जो कार्यपालिका का प्रमुख है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वही विभिन्न देशों में दौरा करते हैं और उनके साथ में संधियां करते हैं, समझौते करते हैं और उनका फिर अपने देश की संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा उसका जो है अनुमोदन कर लिया जाता है। तो वैदेशिक संबंधों के संचलन में देखें तो वहाँ पे व्यवस्थापिका की शक्तियाँ बहुत ही कम हमें नजर आती हैं। अगला देखें तो लोक कल्याणकारी अवधारणा। लोक कल्याणकारी अवधारणा के कारण ही आज जो है व्यवस्थापिका मजबूर हो गई है कि कार्यपालिका के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं लोक कल्याणकारी, उनको पूरा करना ही होता है। लोक कल्याणकारी अवधारणा के कारण भी व्यवस्थापिका का पतन हुआ है। और अंतिम देखें तो वह है दलीय प्रतिबद्धता। दलीय प्रतिबद्धता के कारण, जैसे मैंने कहा कि कार्यपालिका में अगर कार्यपालिका किसी दल का जो एकाधिकार है, उस पर नियंत्रण है, तो वही दल का व्यवस्थापिका में ही बहुमत लगभग मिलता है और दलीय प्रतिबद्धता के कारण कार्यपालिका जो वादा करते हैं, जो नियम लाना चाहते हैं, वो व्यवस्थापिका में हुबहू वहाँ पे लागू किया जाता है। तो ये कारण है जिनकी वजह से व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। तो ये था व्यवस्थापिका, क्या है इसका संगठन, क्या है व्यवस्थापिका के कार्य और क्यों व्यवस्थापिका का आजकल पतन हमें नजर आता है। धन्यवाद।